अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स सी दी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं एस्ट्रोनॉमर यूजुअली मेजर्स दी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। डिस्टेंस आपके पास मालूम करते हैं और वो कह रहा है 1 लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। वो आपको बता रहा है, उसकी डेफिनेशन बता रहा है। तो ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है 1 लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है जो जो लाइट है वो पूरे एक साल में ट्रैवल करती है। तो ये डेफिनेशन भी है लाइट ईयर की, इसको अलहदा से एमसीक्यू के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं हमारे पास अगर स्पीड है लाइट की, ये आप बताएं कि वो हमारे पास अगर स्पीड हमारे पास ये है, टाइम आपके पास एक साल का है, 1 ईयर है, तो आपने डिस्टेंस बताना है। तो इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो ये देखिए स्पीड आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है, एक साल का टाइम है। एक साल में से कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो आप एक साल से सेकंड तक चलेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये आपको पूरे साल में सेकंड्स बता रहा है। क्योंकि बच्चे टाइम का जो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वी टी, या आप स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं ना बच्चे, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आप लोग मोस्ट कॉमनली स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं। अगर आपने डिस्टेंस यहाँ से निकालना है तो टाइम दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। टाइम इधर ले जाए तो ये स्पीड को बच्चे सी से भी लिखा जाता है। अगर आप यूजुअली ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको स्पीड को वी से लिखते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो उसको सी से लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आप टाइम को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू सी टी के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। सी की वैल्यू पुट ऑन कीजिएगा और टाइम की हमने सी की वैल्यू इसमें पुट ऑन कर दिया और टाइम की वैल्यू पुट ऑन कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर को देख लीजिएगा, पावर्स को सिंपली ऐड कर दीजिएगा। 7 और ये 8 है तो ओवरऑल पावर्स कितनी हो जाएंगी? दोनों प्लस में है। 7 और 8 कितनी हो जाएंगी? 15। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3.1536 के साथ, तो ओवरऑल 9.5 आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है, कहते हैं आपने बताना है राइट दी एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर निकालना है। पहला कहता है कि आप बताएं एक साल में कितने सेकंड्स होंगे, तो वो भी हमने नहीं निकाला। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये 1 स्टेप लिख सकते हैं। टोटल एक साल में कितना दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेकंड्स बता देगा। आगे कहते हैं आप बताएं एक सेकंड में कितने साल होंगे। तो बच्चे सेकंड को इधर रहने दें, जो इसके साथ वैल्यू दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने एक साल में निकाला था ना, 1 ईयर इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। तो एक साल ये इधर रहने दें, आपके पास सेकंड इधर रहने दें, ये उधर जाके एयर के साथ बचे, ये 1 ईयर टाइम है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 ईयर, यहाँ पे लिखे 1 ईयर। एक साल में हमने टाइम मालूम करना था। तो आपके पास बच्चे आंसर क्या निकला था? 3.1536। तो उसको एक साल में इतने सेकंड से सेकंड इधर रहने दें, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें एक साल में इतने सेकंड्स हमारे पास निकले थे। सेकंड इधर रहने दें, ये उधर जाकर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। मुझे ये 7 है, सॉरी, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। -7 1 को इससे डिवाइड करेंगे 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो -1 इधर से आया, ये ऊपर जाकर -7 हो गया, ओवरऑल 10⁻⁸ आ जाएगा। ये इसको डायरेक्टली बच्चे कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं। 1 को इसके साथ डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन आर मेजर्ड। लेंथ की वैल्यू ये है आपके पास और विड्थ की वैल्यू ये है। आपने क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है। बच्चे एरिया कैसे मालूम करते हैं? एरिया आप मालूम करते हैं लेंथ को विड्थ के साथ, मतलब किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे लेंथ है और विड्थ है, तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो आपके पास क्या दे देगा? एरिया दे देगा। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने ओवरऑल उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, और वो रूल क्या था कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमने कहा था जो लास्ट वाला आंसर आएगा विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे जितना कोई भी फैक्टर में कम से कम होंगे। फॉर एग्जांपल आपने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से आपने कितने डिजिट्स रखने हैं वो देखते हैं। जिसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके पास 3 है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है। तो कम किसके पास है? इसके पास है। और कितने कम है? 3 है। मतलब आपने इसका मतलब है इसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आप इसका आंसर क्या ले लेंगे? 267 आंसर ले लेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द गिवन मास इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आपने इनका आंसर निकालना है
सम करना है सबको, ये 4 डिजिट्स हैं, सबको सम करना है और आपने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आंसर निकालना है। सम के केस में हमने रूल क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, यहाँ पे आपने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखनी है। आंसर शुड बी इक्वल टू दी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपके पास जो भी नंबर्स ऐड कर रहे हैं उसमें जिसके पास कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 4 डिजिट्स को आपने ऐड किया, आंसर ये आ गया। अब देखिए सबसे कम किसके पास है डेसिमल के बाद डिजिट्स, इसके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसके पास भी 3 है, इसके पास सिर्फ 1 डिजिट है। डेसिमल की जगह देखनी है कि डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास डिजिट है और कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो इसको क्या करेंगे, इसके पास 2 थे तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास। तो इस आंसर को डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो 20.4 आप इसका आंसर ले लेंगे। अगला कहते हैं डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर। डायमीटर आपको गिवन है और आपको उसकी लेंथ अब चाहिए, सॉलिड मेटल सिलेंडर की आपको गिवन है, मेटल सिलेंडर की आपने वर्नियर कैलिपर के जरिए उसको मालूम किया, लीस्ट काउंट आपके पास ये है, आपने डायमीटर और उसका लेंथ मालूम किया। कहते हैं आप इसका वॉल्यूम निकालिए, जो हमने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन किया था तकरीबन वैसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास डायमीटर की वैल्यू गिवन है 1.22 सेंटीमीटर। कहते हैं जिस डिवाइस से लिया उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास लेंथ भी आपके पास गिवन है 5.35 प्लस माइनस 0.01। आपने वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है। अब आपके पास लेंथ है, आर नहीं है। आर कैसे मालूम करेंगे, जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लें तो आपके पास रेडियस आ जाता है। तो बच्चे डिस्टेंस की पूरी वैल्यू को लीस्ट काउंट इंक्लूडिंग, मतलब आप पूरी वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट जो होगा ओवरऑल सबको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 1.22 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 0.61 सेंटीमीटर आएगा, प्लस माइनस इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे मतलब पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.005 सेंटीमीटर। आपने सिंपली पहले वैल्यू मालूम करनी है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की वैल्यू आपके पास कितनी निकली 0.61, उसका स्क्वायर ले लेंगे और लेंथ आपके पास ऑलरेडी 5.35 थी, तो आपने साथ आंसर को निकाल लिया तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्योंकि बच्चे ये वैल्यू सेंटीमीटर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे ना आपने अब अनसर्टेनिटी अप्लाई करनी है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने जो वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम की उसमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है। अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसमें 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। पहले इसने ना रेडियस का स्क्वायर लिया हुआ है और जो भी आंसर आ रहा है उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पहले पावर फैक्टर का रूल अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर फैक्टर में हमने रूल में क्या देखा था कि आप ये देखें, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। पावर फैक्टर में आपने क्या करना है, पावर फैक्टर जो पावर है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन में जो भी हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें एल के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, तो उसको उसके साथ ऐड कर देंगे। मतलब दोनों में आपको चाहिए क्या, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो पहले मैं लेंथ में निकाल लूंगी, फिर मैं इसमें निकाल दूंगी रेडियस में अनसर्टेनिटी। तो कहते हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी वो देख, यहाँ पे पहले वो फार्मूला लिख रहा है कि वॉल्यूम में आपके पास 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं, पहले पावर फैक्टर का हो रहा है फिर मल्टीप्लिकेशन का। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। पहले पावर फैक्टर का रूल अप्लाई करेंगे आर स्क्वायर पे, जो भी परसेंटेज इसका आंसर आएगा, मतलब रूल अप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब वो रूल को यही लिख रहा है कि इसके ऊपर पावर फैक्टर अप्लाई करना है। पावर फैक्टर कैसे करना है, पावर को आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आए, ये देखिए यहाँ से जो भी आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसको प्लस कर देंगे लेंथ की या हाइट की। आप यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं तो इसको लेंथ लेंगे, ठीक है, लेंथ की अनसर्टेनिटी के साथ ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज कैसे निकली, आपके पास रेडियस की, रेडियस का लीस्ट काउंट क्या था, ये था 0.005, उसको डिवाइड किया उसके मेजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो वो अलहदा से नहीं निकाल रहा, वो इसी स्टेप के अंदर ही निकाल रहा है। प्लस इसकी परसेंटेज भी उसी तरह से निकल आएगी। इसकी लीस्ट काउंट बच्चे, इसका लीस्ट काउंट तो चेंज नहीं होगा, इसका 0.01 नहीं रहेगा लेंथ का, तो 0.01 को इसके मेजर वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो अब ये देखिए इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल 1.83% आंसर आ जाएगा। इसको ये वैल्यू आपकी वॉल्यूम की निकली थी 6.25 प्लस माइनस इसको लिख देंगे 1.83%, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये ओवरऑल वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 6.25 प्लस माइनस 1.85%। आप परसेंटेज से दोबारा से एब्सोल्यूट में जा सकते हैं। कैसे, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ओवरऑल
एब्सोल्यूट वैल्यू में 0.1 अनसर्टेनिटी इसके दे देगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे ना इसने सिंगल स्टेप किया है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के उसी फार्मूले में डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दिया। आप अलहदा से निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले रेडियस की परसेंटेज निकाल लीजिएगा, फिर आप लेंथ की निकाल लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू जो आंसर आएगा डायरेक्ट उसको पुट कर दिया। आप ऐसे सॉल्व करना चाह रहे थे ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं शो दैट द एक्सप्रेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है। आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ना रीराइट कर लेते हैं कि एडिशन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ जाए। आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मैं इसको एडिशन के फॉर्म में लेकर जाना चाह रही हूँ। ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस। अब इसको आपने चेक करना है कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं है। बच्चे इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को देखेंगे। अगर दोनों सेम हुई तो हम कहते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब है या डायमेंशंस उसकी क्या होंगी, वो आपने वेलोसिटी हम कैसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम पढ़ते हैं ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं, मतलब कैपिटल एल, टाइम की क्या होती है कैपिटल टी। तो एल कैपिटल टी, ये टी है ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये एल टी -1 आ जाएगा। अब इसकी पावर है 2। पावर कैसे लेते हैं बच्चे, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब एल की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टी की पावर -1 है, टी को 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 थी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना, ये याद रखिएगा, इनकी पावर्स के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 के साथ करेंगे एल की पावर 2, और टी की 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर -2। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड पे 3 चीजें हैं। पहले तो इसकी देखते हैं 2s। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सही रहने दे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने निकाली थी, एल टी -2 होती है। एस क्या है, डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होगी। इसके अलावा ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, ये भी बेसिकली इनिशियल फाइनल नहीं देखनी, आपने वेलोसिटी ही लेनी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन सेम रहेंगी, एल टी -1 का पावर 2। अब ये देखिए एल एक ये है, एक एल ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी चीज़ें सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और टी की पावर -2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे मैंने कहा था पावर हमेशा लेते हैं, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर में क्या होता है माइनस वाली प्लस में हो जाती है। आप यहाँ पे पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एल की कोई पावर नहीं थी, मतलब 1 है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एल की पावर 2 आ जाएगी। टी की पावर कोई नहीं थी तो -2 थी, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 3। ओवरऑल 3 आंसर आ जाएगा, लेकिन ये डिजिट वैसे ही है, बाकी वो वही वैल्यू है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो हमने कहा ये डायमेंशन इक्वेशन क्या है हमारे पास, डायमेंशनली करेक्ट है। आगे कहते हैं हमारे पास 1.7 है, शो दैट द इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। मतलब वही बताएं कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। आपने लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है और राइट साइड पे MC स्क्वायर, दोनों की देखें ठीक है या नहीं। ये एनर्जी बेसिकली हम कहते हैं वर्क डन के इक्वल होता है। हम एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी कैपेसिटी है वो वर्क कर सके, मतलब एनर्जी को आप वर्क के इक्वल ले सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करते हैं, FD, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML T -2 होती है, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन हमने जब टॉपिक किया था डायमेंशनल एनालिसिस का, तो इसमें हमने डिटेल में डायमेंशंस निकाली थी। तो फोर्स की डायमेंशन आपने लिख दी है, डिस्प्लेसमेंट की भी लिख दी है। अब यहाँ पे L एक ये है, एक ये है, तो 2 आ जाएगा, L की पावर 2, T -2। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकल आई। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, M की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ही है, तो इसमें स्पीड के डायमेंशंस लिखेंगे। L T -1, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, L की पावर 1 है तो 1 इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो L की पावर 2 आ जाएगी, T की पावर -2 आ जाएगी। तो ओवरऑल ये डायमेंशंस हमारे पास MC स्क्वायर की आ जाएगी। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन सेम है, तो हमने कहा ये डायमेंशनली करेक्ट है। आगे हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल है। हमने ना डायमेंशन एनालिसिस में, मतलब डायमेंशंस के टॉपिक में देखा था कि डायमेंशंस का एक फायदा ये भी होता है कि आप किसी भी चीज़ का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने इसको टॉपिक में भी देखा था, एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। कहते हैं आपने टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, और टाइम पीरियड बता रहे हैं कि किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो बता रहा है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपके ऊपर जितनी चीज़ें उसने बताई हैं उन सबके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दें। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, लेंथ के साथ, मतलब मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और G के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अच्छी जो हमारे पास है ना, इन सब की मुझे नहीं पता किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो मैं सबकी कुछ पावर ले लेती हूँ, A B C एंड D। मेरा काम क्या है, A B C D को मालूम करना। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो हमेशा वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी उसी तरह से आ जाएगा M A L B
और सी का थीटा का पावर सी और जी की पावर डी। मतलब आपने क्या करना है, आपको ये बताया गया है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे कर रहा है, जी पे कर रहा है। ये नहीं बताया कि डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें इन पावर्स का पता चल जाएगा। तो आपका मेन काम क्या है, आपने ए बी सी डी की वैल्यू पुट करनी है, मतलब फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इन सबकी डायमेंशंस निकालते हैं। जो टाइम होती है डायमेंशंस में, उसकी टाइम पीरियड की कैपिटल टी होती है, हमने डायमेंशन पढ़ी थी कैपिटल टी की। एम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, कैपिटल एम होती है, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल होती है। जो थीटा होता है बच्चे, थीटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन पे, आप इसको उठा के यहाँ पे लेके थोड़ा सा ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, इसको थीटा लेते हैं। थीटा मालूम कैसे करते हैं बच्चे, यूजुअली ये अगर मैंने थीटा निकालना है कॉस या साइन, तो हमारे पास इसकी 3 साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो आप किसी भी दो साइड्स के दरमियान के डिवीजन लेते हैं, आप इस साइड को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, या फिर इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब दो लेंथ्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं। वो साइन कॉस और टैन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कह लें कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लेना है, आपने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लेना है, या परपेंडिकुलर ओवर बेस लेनी है। तो वो डिपेंड करता है, कोई भी एंगल आपने लेना हो, आप दो साइड्स को डिवाइड करते हैं। तो दो साइड्स को डिवाइड करेंगे मतलब एल बाय एल, दो लेंथ को डिवाइड करेंगे। तो लेंथ ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये दूसरे को खत्म कर देंगे, ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, तो एल एल माइनस वन यहाँ से क्रॉस कर दें, या फिर ये ऊपर वाली डायमेंशन एल है, दो लेंथ को हमने डिवाइड करना है ना, कोई भी ले लें एंगल, आप चाहे टैन ले लें, चाहे साइन ले लें, चाहे कॉस ले लें, दो साइड्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये साइड ले रही हूँ और ये साइड ले रही हूँ, तो एल इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी भी एल डायमेंशन होगी। तो या तो आप इसको यहीं पे क्रॉस कर दें, या फिर ये काम करें कि ये नीचे वाली वैल्यू है एल की, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो एल एल माइनस वन दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब सी की वैल्यू जीरो ही होगी, ज्यूम करेंगे, ठीक है। और जी की है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वर्ड सुन लें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा। तो इसके डायमेंशंस कौन से इस्तेमाल करेंगे, जो एक्सेलरेशन की होगी, एल टी माइनस टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, पावर उसी तरह से डी। अब क्या करें, वो कहते हैं आप इन सबको ना कंबाइन कर लें, ये जितनी भी डायमेंशन है। सी की डायमेंशन तो कुछ बची नहीं है आपके पास, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। बाकी आपके पास क्या बची, एम एल और सॉरी एम की बची मास की, लेंथ की और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। अब क्या करें, सारी डायमेंशंस को ना एक ही कैपिटल ब्रैकेट में लिख लें। तो एम की पावर एक ही है, मतलब सब में सिर्फ एक दफा एम है, तो किस पावर के साथ है, ए के साथ है। एल की पावर यहाँ पे ये देखें दो एल है, एक एल ये है, एक एल ये है। यहाँ पे एल की पावर बी है, यहाँ पे एल की पावर कुछ नहीं है, मतलब इसको वन कोट किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल डी के साथ, तो एल की पावर डी है। यहाँ पे एल की पावर बी है, यहाँ पे डी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एल की पावर बी प्लस डी। और टी एक ही दफा है, टी माइनस टू था, माइनस टू डी के साथ होगा तो माइनस टू डी आ जाएगा। तो ये सारी डायमेंशन को मैंने एक साथ लिख लिया। अब दोनों लेफ्ट साइड्स को और राइट साइड को कंपेयर करवा दें बच्चे, जो सेम कोएफिशिएंट होंगे उनकी पावर्स को इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मैथ्स है, यहाँ पे तो मैथ्स था ही नहीं, तो आपके पास मैथ्स की पावर क्या है, इधर मैथ्स कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसकी पावर को क्या ले लेंगे, जीरो। यहाँ पे एम की पावर ए और यहाँ पे दूसरी साइड पे कोई मैथ्स नहीं था, तो उसको आपने एम की पावर जीरो ले लिया, मतलब यहाँ पे मैथ्स मौजूद नहीं है। किसी भी चीज़ की पावर जीरो का मतलब होता है वहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो आप ए को किसके इक्वल ले लेंगे, जीरो के। अब एल को देखिए, यहाँ पे बी प्लस टी है, यहाँ पे तो एल है ही नहीं, तो आप इसको किसके इक्वल ले लेंगे, एल की पावर लेफ्ट साइड पे जीरो, इसका मतलब है यहाँ पे एल मौजूद नहीं है। तो आपके पास बच्चे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे क्रॉस कर दें। बी प्लस टी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से टी की पावर माइनस टू डी है, यहाँ पे टी है, तो आप इन दोनों की पावर को कंपेयर करवा लेंगे, जहाँ पे कोई पावर ना हो वहाँ पे मतलब क्या होता है, वन होता है। माइनस टू डी किसकी इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। ये टू इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैसे जीरो है, तो यहाँ से बी की कैसे निकलेगी, आप डी की वैल्यू जो माइनस वन बाई टू इधर पुट करेंगे, तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो वन बाई टू आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, एम की ए की पावर ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई और डी की भी वैल्यू पता चल गई। उन सबको इस फार्मूले में पुट ऑन कर दें। अब इन सबको फार्मूले में पुट किया, हमारे पास एम की जीरो थी, थीटा हमने वैसे ही नहीं लिया था, उसकी जगह वन अस्यूम कर लिया था क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। जो बी की वैल्यू थी वन बाई टू थी और डी की वैल्यू माइनस वन बाई टू थी। बच्चे ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में है, लेकिन जब इसको मैं डिवीजन में ले आऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगी पावर। अब ये भी वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू है, कहीं पे भी पावर वन बाई टू हो तो इसका मतलब है वहाँ पे आप अंडर रूट दोनों की साइड ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल टाइम पीरियड का फार्मूला निकला है बच्चे। कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता चलती क्योंकि ये एक डायमेंशंस का हमारे पास लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है कि वो हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल से। स्टिल इसमें मुझे कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।